जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और वीकेंड अच्छा गुज़र रहा होगा। मार्केट का जायज़ा लेते हैं जी, जो डेवलपमेंट है पाकिस्तान में ख़ास तौर पर जो हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनका मामला जो है वो पाया तकमील को पहुँच चुका है। लेकिन अभी जो ख़दशात शुरू हुए हैं इलेक्शन के हवाले से, वो यकीनन मार्केट को मुतासिर करेंगे आने वाले दिनों में। वजह ये है कि आपको पता होना चाहिए कि मार्केट ने जो परफ़ॉर्मेंस दी थी, वो इस बुनियाद पर थी कि पाकिस्तान जो है, उस पर जो डिफ़ॉल्टर के होने के जो बादल थे, वो ख़त्म हो गए थे। और इसके साथ ये बात हो रही थी कि अब जो पाकिस्तान को जो प्रोग्राम मिला है, ये वक़्ती तौर पर है और फ़रवरी-मार्च के अंदर जो है वो एक बाकायदा प्रोग्राम मिलेगा जो कि नई हुकूमत तय करेगी। लेकिन अगर ये सूरत-ए-हाल जो है वो प्रोलॉन्ग करती है इलेक्शंस के हवाले से, तो यकीनन पाकिस्तान को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो हमें उम्मीद ये करनी चाहिए कि हालात इंशाल्लाह बेहतर हो जाएँगे। आखिरी वर्किंग डे जो था उसमें मार्केट की बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस थी। कुछ मुस्बत खबरें भी थी जिसने मार्केट को बहरहाल सपोर्ट किया और हमारे जो भारी भरकम सेक्टर्स हैं, वो चले और जो हमारे लार्ज कैप शेयर्स हैं, उनमें भी अच्छी परफ़ॉर्मेंस जो है वो देखने को मिली। 600 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा रहा लेकिन अगर आप थोड़ा-सा जायज़ा लें तो मार्केट जो है वो गुज़िश्ता 4-5 दिन से और ख़ास तौर पर 4 दिन से अगर हम देखें, तो एक बड़ी ड्रामाई सूरत-ए-हाल जो है वो हमारी स्टॉक मार्केट को दरपेश है। मार्केट जो है वो मुसलसल एक तो रिजेक्शन का शिकार है। अगर आप ये गौर कीजिए कि कैंडल्स के ऊपर जो है वो अच्छी खासी विक जो है वो हमें देखने को मिल रही है। और इसके अलावा एक दिन मार्केट जो है वो डाउनवार्ड का शिकार होती है, दूसरे दिन परफ़ॉर्म करती है, फिर डाउन की तरफ जाती है, फिर परफ़ॉर्म करती है। तो ये काफ़ी ड्रामाई सूरत-ए-हाल है। लेकिन एक चीज़ जो कॉमन है इन तमाम कैंडल्स के अंदर, वो रिजेक्शन है। और रिजेक्शन जो है वो किसी भी लेवल पर हो, अगर वो रिजेक्शन जो है वो सपोर्ट से हो, तो फिर हमें इस चीज़ की उम्मीद होती है कि मार्केट जो है वो बाउंस बैक कर जाएगी इस लेवल से। लेकिन अगर जो रिजेक्शन है वो अगर हमारी रेजिस्टेंस के करीब हो, तो फिर हमारी ये राय होती है कि मार्केट के लिए शायद ये रेजिस्टेंस जो है, इसको क्रॉस करना जो है वो मुश्किल हो सकता है। तो अभी तक की जो सूरत-ए-हाल है वो इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है कि मार्केट शायद अभी मज़ीद नीचे जाने के मूड में है। लेकिन जैसा कि हमने पिछले दिनों मुसलसल इस बात पर ज़ोर देते आ रहे हैं कि जब तक 2 कैंडल्स जो है वो कंटिन्यूअसली ग्रीन नहीं बनती तब तक जो है वो स्टॉप लॉस के साथ आप पोज़ीशन नहीं ले सकते। और हमारी ये अभी भी यही राय है। गो के मार्केट जो है वो 700 पॉइंट ऊपर और 800 पॉइंट नीचे जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है। आगे चलते हैं, कुछ रिज़ल्ट्स का सीज़न भी है, इसका भी इम्पैक्ट जो है वो मार्केट पर है। 2-3 सवालात हैं, उसकी तरफ भी हम पहले चलते हैं, आज थोड़ा टाइम है। एक वजह जो है वो ये पूछा जा रहा है जी कि लाल पीर जो है ये इसकी क्या सिचुएशन बन सकती है? देखिए, लाल पीर हो गया या ऑल्टल एनर्जी हो गया या इस किस्म के दूसरे शेयर्स हो गए, जो कि अनएक्सपेक्टेडली जो है वो डिविडेंड अनाउंस करते हैं। अब वो डिविडेंड अनाउंस करने की क्या वजह है, वो एक अलग से इश्यू है। लेकिन हमें देखना ये होगा कि इन शेयर्स की जो नॉर्मल प्राइस है या जो जस्टिफाइड प्राइस है, मैं पहले यहाँ पर इस बात का ज़िक्र करता चलूँ कि जस्टिफाइड प्राइस की भी कोई थंब रूल नहीं है। कोई आप ये नहीं कह सकते कि जी ये 2 जमा 2 4 और ये इसकी जस्टिफाइड प्राइस हो गई। बिल्कुल ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट में इस किस्म का कोई थंब रूल नहीं है। आपने मुख्तलिफ चीज़ों को इवैल्यूएट करना होता है और फिर इसको ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक आपने उस शेयर की प्राइस निकालना होती है। बिल्कुल उसी तरह से कि जिस तरह मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहा करता हूँ कि हालात अगर अच्छे हों, जो हुकूमत है या जो पॉलिसीज़ हैं उनका तसलसल हो, तो एक शेयर जो है वो आपको ₹100 में भी वारा खा जाता है, जो कि शायद आपको साल का ₹3 का डिविडेंड दे रहा हो। लेकिन जिस वक़्त हालात ख़राब हों, तो फिर ₹20 वाला शेयर जो कि ₹3 का डिविडेंड देता है, आप वो खरीदने से भी डर रहे होते हैं। तो फिर जस्टिफाई प्राइड प्राइस का अगर कोई थंब रूल है, तो फिर वो तो उड़ गया ना। तो इसलिए टेक्निकल्स, फंडामेंटल, ज़मीनी हक़ाइक़, ख़बरें, ये सारी चीज़ें मिलकर जो है वो प्राइस को जस्टिफ़ाई करती हैं। अब देख लेते हैं कि लाल पीर की जो सिचुएशन है वो क्या है? देखिए, लाल पीर को अगर आप ये देखिए कि ये इसकी जो इस वक़्त ड्रामाई सूरत-ए-हाल है, आखिर ये कब से चलना शुरू हुई थी?
और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, इन्होंने लाल पीर की इंतज़ामिया को नोटिस भी इश्यू किया कि जी बताइए कि आपके जो शेयर की प्राइस है, वो ड्रामाई तौर पर इतनी ऊपर कैसे चली गई। वैसे कभी-कभी जो है ना वो इनकी मासूमियत पे जो है ना वो बंदा सोचने पे मजबूर हो जाता है कि कितना एक मासूमाना सा जो उन्होंने मैं सवाल लिख कर भेजा और आगे उन्होंने मासूमाना सा जवाब लिख के भेज दिया। यानी कि हद हो जाती है। ख़ैर, वो एक अलग इश्यू है, वो ऐसी सीबी पर हम गाहे-बगाहे जो है वो तनकीद करते रहते हैं, वो एक सिलसिला अलग से है। लेकिन अगर आप ये देखिए कि जो नॉर्मल हालात हैं, उसमें आप इस शेयर की अगर आप प्राइस देखें, तो वो इसी सूरत-ए-हाल के गिर्द घूमती रही है कि ₹12-13 से लेकर चलें हम इसको ₹12 से लेकर को ₹16 तक की इसकी जो प्राइस है, ये हम समझते हैं कि नॉर्मल हालात में ये शेयर जो है, ये इसमें ट्रेड करता रहता है। लेकिन अगर हम ये देखें कि इस शेयर की जो मूव है, वो कब से बनना शुरू हुई, तो इसकी तरफ अगर हम जाएँ तो ये तकरीबन-तकरीबन कोई जून का एंड बनता है कि जब से इस शेयर के अंदर जो है ये एक पीक आनी शुरू हुई और ये ₹12 से उठता है और ₹32-33 पे चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों को पहले ही पता था कि इसके अंदरूनी जो मामलात हैं, वो किस तरफ जा रहे हैं। लिहाज़ा सिर्फ़ बात करने का जो मतलब है यहाँ पर, जो मकसद है, वो ये है कि जिस वक़्त कोई शेयर जो है वो अपनी एक नॉर्मल रूटीन से हटकर परफ़ॉर्म करे, तो उसमें बैठने से परहेज़ करना चाहिए। लेकिन अगर आप उसमें बैठ चुके हों, तो फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि जिस वक़्त अनाउंसमेंट सामने आ जाए, मिसाल के तौर पर अब अनाउंसमेंट आ गई है जी कि इसका ₹15 का डिविडेंड है। तो इसकी जो रेगुलर प्राइस होती है, उसमें आपको वो डिविडेंड जो है वो शामिल कर लेना चाहिए। लिहाज़ा ₹16 के अंदर अगर आप ₹15 को शामिल करें, तो ये तकरीबन कोई 31-32 रुपए बनते हैं। अब ये एग्ज़ैक्ट नहीं है क्योंकि कोई भी चीज़ हरफ़े आखिर नहीं है। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि हमने ज़ोन की सूरत में देखना होता है। तो रफ़ली इसकी 32-33 रुपए की प्राइस निकलती है, जहाँ पर ये शेयर ऑलरेडी पहुँच चुका है। अब जब ये शेयर यहाँ से एक्स होगा, तो ये अपनी जस्टिफाइड प्राइस का जो ज़ोन है इसका ₹12 से लेकर ₹16 तक, ये वहीं जाके ठहरेगा। अब आपने ये देखना है कि क्या अब भी आप इसमें जो है वो सवारी करना चाहते हैं या नहीं? ये मैं आपको कोई राय नहीं दूँगा कि आप ये काम करें या ना करें। लेकिन ये बताना ये मकसूद था कि जब ये इस किस्म की कोई जो शेयर की परफ़ॉर्मेंस होती है, उससे थोड़ा-सा दूरी इख्तियार करना चाहिए और उन शेयर्स की तरफ जाना चाहिए जो कि अपने नॉर्मल ज़ोन के अंदर ट्रेड करते हैं, इवन कि उनके डिविडेंड के टाइम पे भी। हाँ, अगर कोई बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हमें नज़र आता है, तो मार्केट के साथ है ना। खुदा ना ख़ास्ता जिस तरह पिछले दिनों पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट के हवाले से बातें हो रही थी आईएमएफ के प्रोग्राम से पहले, तो उस वक़्त तो पूरी मार्केट ही डाउन थी ना। उसको तो हम किसी भी सूरत जो है वो ये नहीं कह सकते कि जी किसी की परफ़ॉर्मेंस कम थी, किसी की ज़्यादा थी। बिल्कुल ऐसा नहीं था, सारी मार्केट ही डाउन थी। लेकिन ये जो एक नेचुरल ज़ोन होता है, इसको कंसीडर करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि ऐसा ना हो कि जिस तरह से लोग ऑल्टर्न एनर्जी के अंदर फँस गए थे। अगर आप मेरा ख़्याल है टाइम है, मैं उसको भी आपके साथ ज़रा शेयर कर दूँ। कि ऑल्टर्न एनर्जी तो जो था, वो भी जब लोगों ने बाय किया था, तो उस वक़्त की क्या सिचुएशन थी? उस वक़्त की सिचुएशन ये थी कि ये देखिए, ये गया था तकरीबन कोई ₹48 के करीब, 44 या 48 का था, ज़रा एग्ज़ैक्ट देख लेते हैं। ये बना था 45, तकरीबन ₹44 समथिंग था। चलें हम इसको ₹45 कंसीडर कर लेते हैं। अब उससे पहले का अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें कि ये कहाँ परफ़ॉर्म करता रहा तकरीबन 1 साल तक। तो वो उसकी जो रेंज बनती थी वो तकरीबन कोई ₹22 से लेकर कोई ₹24-26 तक ये जो शेयर था ये ट्रेड कर रहा था। लेकिन देन क्या हुआ कि इसने ₹18 का डिविडेंड दिया। अब ₹26 के अंदर आप ₹18 शामिल कर दें, तो ये ₹44 बनते हैं। तो एग्ज़ैक्टली ये जब वहाँ तक पहुँचा, तो फिर उसके बाद इसकी जो है वो वापसी मुमकिन हो गई और फिर वापस ये अपने उसी ज़ोन में आया। देन इसके जो हालात थे, फिर उसके बाद मार्केट में एक डाउनफॉल चला, वो एक अलग से स्टोरी है। लेकिन जो बात करने का मकसद है, वो ये है कि जिस वक़्त कोई शेयर इस किस्म की छलांग लगाता है, तो उससे पहले का जो उसका ज़ोन होता है, उसमें उसकी उस अनएक्सपेक्टेड मूव को जमा करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये शेयर कहाँ तक जा सकता है।
और फिर जो है वो उसमें से निकलने की तैयारी की जाए। अगर आप लटके रहेंगे या खुदा ना खास्ता फ़र्ज़ कीजिए अगर ये किसी बंदे ने, क्योंकि मुझे ये अच्छी तरह से याद है कि उस वक़्त बहुत सारे लोगों ने मुझसे राब्ता किया था, मैंने बहरहाल मना किया था उनको। और फिर उसके बाद लोग फँसे, लोगों ने राब्ते किए जी हुण असीं की करिए? तो मैंने कहा सर अब हम क्या कर सकते हैं? हमने तो आपको पहले बता दिया था कि ये काम आप ना करें। अब आप देखिए गुज़ारिश ये है कि अगर एक बंदा जो है इसको 32-33 रुपए पे खरीद लेता है या 34 रुपए पे फ़र्ज़ कीजिए उसने खरीद लिया। अब 34 पर उसने खरीदा इस नियत से कि जी मैं इसका डिविडेंड लूँगा। हालाँकि उसको कोई पता नहीं कि इसके नेचुरल मूव क्या है, क्या सूरत-ए-हाल है, कहाँ पर इसको होना चाहिए, कहाँ पर नहीं होना चाहिए। माज़रत के साथ यहाँ तो लोगों को बहुत सारी बेसिक चीज़ों का नहीं पता होता और मार्केट में करोड़ों रुपया लगा होता है उनका। ख़ैर वो भी एक अलग इश्यू है। अब ₹14 के अंदर ₹34 पर उसने बाय कर लिया। अब वो ₹44 पर चला गया। अब ₹44 से जब वो गिरता है तो वापस वो अपनी उसी रेंज पर आ जाता है। अब नुकसान क्या हुआ? देखने को तो वो ये कहेगा जी कि मुझे ₹18 का डिविडेंड मिल गया। लेकिन सर अब ये मत भूलिए कि 15% उसको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। फिर उसके साथ उसकी जो ब्रोकरेज हाउस की फ़ीस है वो उसको देना पड़ेगी। फिर अगेन जब वो शेयर अपने नेचुरल ज़ोन के अंदर आया, जो कि ₹22 या ₹23 उसकी प्राइस बनती थी और उसकी प्राइस जो ₹34 पर उसने खरीदा था, तो ये भी आप उसमें से जो है वो 6 से ₹7 माइनस कर लें। तो कुल मिला के उसके हाथ में कुछ नहीं आया और फिर ये जो ड्रामाई किस्म की मूव होती है, ये वो क्या कहते हैं जी वन्स इन अ लाइफ़ होती है। तो बजाय इसके कि आप इस किस्म के शेयर्स की तरफ भागें, आपको जो नेचुरल मूव वाले शेयर्स हैं, उनमें रहना चाहिए। बात को समझा करें, बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप यूँ समझ लीजिए कि तमाम शेयर्स हमारे लिए नहीं होते। हमने सिर्फ़ ये देखना होता है कि हम किस शेयर को पकड़ सकते हैं या किसकी वैल्यूएशन हम कर सकते हैं, किसके हालात के साथ हम चल सकते हैं। अगर आप अपने से बहुत ज़्यादा तेज़ शेयर पकड़ लेंगे, तब भी आप परेशान होंगे और अगर सुस्त शेयर पकड़ लेंगे, तो फिर तो यकीनन परेशान होंगे। बहरहाल, मैं ज़्यादातर जो है वो सुस्त शेयर में ही काम करता हूँ। आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं तो माशाअल्लाह से जुम्मे वाले दिन की परफ़ॉर्मेंस को मद्देनज़र रखते हुए अब देखते ये हैं कि किन-किन शेयर्स ने परफ़ॉर्म किया। माशाअल्लाह से बहुत सारे ऐसे शेयर्स ने परफ़ॉर्म किया जो इंडेक्स को उठा के रखते हैं। माड़ी पेट्रोलियम था, माशाअल्लाह से उसकी बड़ी अच्छी परफ़ॉर्मेंस थी। फिर हमारा पूरा का पूरा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन का सेक्टर था। फिर हमारा जो फर्टिलाइज़र सेक्टर था, वो बहुत अच्छा चला। एंग्रो कॉर्पोरेशन है, एमसीबी, इसके अलावा माड़ी पेट्रोलियम की भी बात हो चुकी। देन बैंकिंग सेक्टर के बड़े शेयर्स और हमारे पावर जनरेशन के जिनके हवाले से मुस्बत खबरें चल रही हैं। अब निशात पावर के हवाले से भी बातें हो रही हैं, ओके वो भी पता नहीं कितना डिविडेंड देने वाला है। बहरहाल हमारी जो राय थी, वो कोई ₹10 से ज़्यादा की नहीं थी, लेकिन बड़ी अच्छी बात है। अगर उससे ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन या उससे ज़्यादा का कुछ जो है वो लाल पीर ने दे दिया है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं जी और देखते ये हैं कि मज़ीद सूरत-ए-हाल जो है वो आने वाले दिनों में क्या हो सकती है। यहाँ पर एक और तस्ख़ी कह लीजिए या ख़बर का हवाला कह लीजिए कि जो रशियन ऑयल है जिसके हवाले से ये बातें हो रही थी कि पाकिस्तान रिफ़ाइनरी जो है वो उसको प्रोसेस कर रही है, उसके हवाले से 2 ख़बरें गर्दिश कर रही हैं। एक ये कि पाकिस्तान रिफ़ाइनरी कह रहा है जी कि अब आप इस ऑयल को मज़ीद मत मँगवाइए। और दूसरी तरफ ये है कि उन्होंने कहा है कि नहीं जी अभी वक़्ती तौर पर ठहर जाइए। अब जिस जगह पर इस किस्म की चह-मगोइयाँ होना शुरू हो जाएँ, वहाँ से साइड लाइन होना बेहतर होता है। बाकी आप लोग अपना फ़ैसला खुद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं जी और मज़ीद देखते हैं कि सूरत-ए-हाल क्या है। माशाअल्लाह से हाँ, एक और जो था वो सवाल वो एस्कॉर्ट बैंक के हवाले से था, कि जी इसके हवाले से आपकी क्या राय है? यार देखिए बात ये है कि ये शेयर उन लोगों का है कि जिनके पास ज़मीन का टुकड़ा नहीं होता और वो पूरी की पूरी हाउसिंग सोसाइटी बेच देते हैं। तो छोड़ें यार, कोई और शेयर देख लें। ये मैं बस इसके हवाले से यही कहना चाहूँगा। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं कि कैंडलस्टिक जो है वो क्या कहती है और मुमकिना तौर पर सूरत-ए-हाल जो है वो कहाँ जा सकती है। बाकी कोशिश ये किया करें कि जो शेयर है वो आपकी तबीयत के मुताबिक हो, ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस वक़्त जो है वो मार्केट देखने में ऐसा लग रहा है कि साइडवेज़ है, लेकिन साइडवेज़ वाली मार्केट की सिचुएशन बिल्कुल ऐसी नहीं है। मार्केट के अंदर कंटीन्यूअसली रिजेक्शन है जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में बात की। अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो मार्केट के पास इस वक़्त जो सपोर्ट है वो 47,000 की है, जिसके हवाले से हमारी अभी भी यही राय है कि मार्केट जो है वो सपोर्ट की तरफ जाएगी।
और अगर 47 टूटता है तो देन मार्केट जो है वो 46 की तरफ जो है वो अपना सफ़र जारी रखेगी। अब यहाँ पर मार्केट को कौन-सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मज़ीद नेगेटिविटी का शिकार कर सकती हैं? उसमें एक तो बड़ी खबर जो कि जो रिफ़ाइनरी सेक्टर के हवाले से है, वो मुतासिर कर सकती है। इसके साथ अगर हमारी जो निगरान काबीना है, उसमें अगर कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि इलेक्शन लेट हो जाएँगे, ये भी मार्केट को मुतासिर करेगी। इसके अलावा जो तीसरी बात है वो ये है कि इमरान खान साहब का जो केस चल रहा है, इसके हवाले से अगर कोई ड्रामाई सूरत-ए-हाल सामने आती है, वो भी मार्केट को मुतासिर करेगी। लिहाज़ा आने वाले दिनों में अगर हम ये देखें कि मस्बत खबरें कितनी होंगी और मनफ़ी खबरें कितनी होंगी जो कि हमारी मार्केट को मुतासिर कर सकती हैं, तो शायद जो हमारी नेगेटिव खबरें हैं, उनकी तादाद ज़्यादा होगी और पॉज़िटिव खबरों की जो तादाद है, वो मुझे कम नज़र आ रही है। इसलिए मेरा ये ख़्याल है कि कुछ हमें जो है वो अपने जो पोर्टफ़ोलियो है उसको देखना चाहिए और कम शेयर्स की तरफ रहना चाहिए। या अगर आप कंपनीज़ कम नहीं कर सकते तो कम से कम क्वांटिटी ज़रूर कम होनी चाहिए, जो कि ऑलरेडी 49,000 पर जो है वो हम एग्ज़िट ले चुके हैं। अब हमें थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए नई बाइंग के हवाले से। साथ में हम ये देख लेते हैं कि इस वक़्त जो हमारे इंडिकेटर्स हैं वो क्या कहते हैं। आरएसआई की बात करते हैं, हमारी ख़्वाहिश और एनालिसिस तो यही था कि मार्केट की जो हमारे इंडेक्स की आरएसआई है वो 50 पर जाएगी और हमारा एनालिसिस अभी तक अपनी जगह पर कायम है कि मार्केट 50 पर जाएगी, न्यूट्रल ज़ोन में जाएगी, उस वक़्त मार्केट जो है वो 47 के करीब होगी, देन देयर इज़ अ चांसेस कि आप एक नई ट्रेड बना सकें। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। आखिर में सिर्फ़ मैं अपनी जो है वो बात को दोहराता चलूँ कि देखिए पाकिस्तान के जो हालात हैं वो ख़ासे अनप्रेडिक्टेबल हैं। इसलिए टेक्निकल्स और फंडामेंटल के साथ-साथ आप न्यूज़ पर भी नज़र रखा करें और कोशिश ये किया करें कि जो नेचुरल फ़्लो के साथ चलने वाले शेयर्स हैं या जो थोड़ी-सी मार्केट की मार बर्दाश्त करने वाले शेयर्स हैं, उनमें रहकर काम करें। आज के लिए सिर्फ़ इतना ही, इंशाल्लाह कल जो है वो एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।